और फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि नशा तस्कर मतीन और उसके साथियों ने लतीफ नाम के एक शख्स के परिवार पर पथराव कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ नशा तस्कर मतीन और उसके साथियों ने लतीफ के परिवार पर पथराव कर दिया, जिससे वहाँ हड़कंप मच गया। नशा बेचने से रोकने को लेकर जमकर पथराव किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स की मौके पर तैनाती की गई। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। घटना फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी का है। जानकारी के अनुसार घटना आज सुबह करीब 8 बजे की है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को कॉलोनी में रहने वाले दो मुस्लिम परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ी कि गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन रात में मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया था। मंगलवार सुबह दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए। हंगामा बरपा और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। फिर दोनों परिवारों ने सड़क पर उतरकर एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि झगड़े में शामिल कुछ लोग कॉलोनी में अफीम और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री करते हैं। और यूपी के अमरोहा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मस्जिद में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। लाठी डंडों के बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पथराव से इलाके में फैला तनाव। तस्वीरें देखिए। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 6 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाठी डंडों से एक पक्ष ने दूसरे पर हमला किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 अभियुक्त हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस तैनात कर दी गई है। दो पक्षों में विवाद के बाद ये हिंसा देखने को मिली है। तस्वीरें आपके सामने। मस्जिद में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद यह विवाद खूनी फसाद में तब्दील हो गया। लाठी डंडों से हमले किए गए, पथराव किया गया और इसके बाद इलाके में अच्छा खासा तनाव देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और इस पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। यूपी के बुलंदशहर से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे कई लोग मिलकर एक शख्स पर हमला कर रहे हैं। कुछ लोग इस शख्स को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। मामला बुलंदशहर के अगोता ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक प्रमुख के पति आदेश चौधरी को कुछ दबंगों ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि आदेश चौधरी सदर तहसील में पंचायत मतदाता सूची पर आपत्ति दाखिल कराने के लिए पहुंचे थे। गांव के प्रधान पद के उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच कहासुनी चल रही थी और आदेश चौधरी दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने ब्लॉक प्रमुख के पति पर हमला बोल दिया। जिस वक्त आदेश चौधरी पर हमला हुआ उस वक्त कई अधिकारी भी वहां मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में ये मारपीट होती रही। बड़ी मुश्किल से हंगामे के बीच आदेश चौधरी को बाहर निकाला जा सका। मारपीट को लेकर आदेश चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी है। पटना नगर निगम ने राजधानी को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब अगर कोई व्यक्ति खुले में थूकता हुआ पकड़ा गया तो उससे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अब पटना भी चकचक करेगा, जैसा कि पटना नगर निगम के इस बोर्ड पर लिखा है। अब पटना की सड़कों पर पान, गुटखा या फिर तंबाकू खाकर इधर उधर थूकना आपकी आदत पर भारी पड़ सकता है। अगर आप सोचते हैं कि सड़क, फ्लाईओवर या किसी कोने में थूक कर बच जाएंगे तो ये गलतफहमी अब दूर कर लीजिए। राजधानी पटना में अब ऐसा करना न सिर्फ आपकी जेब ढीली करेगा बल्कि आपकी सार्वजनिक बदनामी भी तय है। दरअसल पटना नगर निगम ने शहर को साफ सुंदर बनाने के लिए बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब खुले में थूकते हुए पकड़े जाने पर सिर्फ 500 का जुर्माना ही नहीं लगेगा, बल्कि आपकी तस्वीर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगी LED स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी। यानी आपकी इस गंदी हरकत को पूरा शहर देखेगा। यही नहीं, ऐसे लोगों को नगर निगम की ओर से नगर शत्रु की श्रेणी में भी रखा जाएगा। नगर आयुक्त और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के MD यशपाल मीणा के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। शहर में करीब 415 जगहों पर 3300 कैमरे लगे हैं, जो सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हैं। इन कैमरों की मदद से खुले में थूकने और गंदगी फैलाने वालों की पहचान की जा रही है।
और आज पन्ना कटनी मुख्य मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चौपरा के पास तेल से भरा एक ट्रक सड़क किनारे पलट गया। इसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। असली ड्रामा तो ट्रक पलटने के बाद शुरू हुआ। जैसे ही ग्रामीणों को खबर मिली कि सड़क पर तेल बह रही है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बर्तन, बाल्टियां और डिब्बे लेकर मौके पर टूट पड़े, मानो पूरा गांव ही तेल बटोरने की रेस में शामिल हो गया हो। आलम ये था कि लोगों को ना तो गाड़ियों की चिंता थी, ना ही अपनी सुरक्षा की। गनीमत रही कि शाहनगर पुलिस ने ऐन वक्त पर मोर्चा संभाला और लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं ट्रक का चालक गौरी शंकर सुरक्षित है, लेकिन उसकी आंखों के सामने करीब 1 लाख रुपए का तेल मिट्टी में मिल गया। फिलहाल पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है और क्रेन की मदद से ट्रक को रास्ते से हटाया गया है। दरअसल जैसे ही ट्रक पलटा, उसमें रखे डिब्बे से तेल सड़क पर बहने लगा। इसकी खबर मिलते ही पास के गाँव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। लोग अपने घरों से बाल्टियां, डिब्बे और बर्तन लेकर पहुंच गए और सड़क पर फैले तेल को बटोरने की होड़ मच गई। स्थिति ऐसी थी कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक के पास टूट पड़े। और राजस्थान के कोटा के प्रतापनगर में उस समय अजीबोगरीब घटना घटी जब चोरी करने आया एक चोर एग्जॉस्ट फैन के छोटे से होल में फंस गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि चोरी करने आया ये शख्स कैसे एग्जॉस्ट फैन के छोटे से होल में फंस गया। चोर की सांसें 1 घंटे से अधिक समय तक अटकी रहीं और वो ना तो आगे बढ़ पाया और ना ही पीछे निकल सका। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकाला। पुलिस मौके पर पहुंची तो चोर दीवार में फंसा हुआ था। उसकी टांगे बाहर की तरफ लटकी रही, जबकि सिर और धड़ अंदर की ओर था। पुलिस ने सबसे पहले चोर को शांत कराया और सांस लेने की व्यवस्था की। उसके बाद दीवार तोड़ने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद चोर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना सोमवार देर रात की है। चोर चोरी की नीयत से प्रतापनगर स्थित एक मकान में घुसा था। मकान के लोग बाहर गए हुए थे। चोर ने मुख्य दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसके बाद उसने बाथरूम की दीवार में लगे एग्जॉस्ट फैन के होल से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन चोर ने किसी तरह से अपना सिर और ऊपर का धड़ा अंतर कर लिया। यूपी के कन्नौज जिला जेल से 2 बंदी फरार हो गए हैं। 22 फीट ऊंची जेल की बाउंड्री फांदकर कैदी फरार हुए, लेकिन जेल प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं लगी। देखिए रिपोर्ट। कन्नौज की जेल के पीछे की दीवार के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। डीएम और सभी प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। ये सभी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर 22 फीट ऊंची दीवार को कैदी फांद कैसे गए। सोच से परे, लेकिन ये सच है। कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। चादरों को जोड़कर बनाई गई ये रस्सी देखिए। बताया जा रहा है कि चादरें जेल की दीवारों के अंदर से किसी मजबूत गोंद से चिपकाई गई। गौर करने वाली बात यह है कि 22 फीट की ऊंची दीवार फांदने वाले दोनों कैदी भी 22-22 साल की उम्र के बताए जाते हैं। अंकित नाम के कैदी को चोरी के मामले में, जबकि डिम्पी उर्फ शिवा को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जेल के आसपास के खेतों की छानबीन जारी है। फुटप्रिंट ढूंढे गए ताकि ये पता लग सके और सुराग मिल सके कि ये कहां गए। खेत की मेड़ों पर कैदियों के निशान भी ढूंढे गए। मामले में अब तक की जांच में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे, उनकी लापरवाही प्रतीत होती, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 5 तारीख है, घटना आज की है, तो इसलिए इस समय कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बंदी रक्षक की स्तर पर छूट हुई है। अजमेर में पिछले साल 21 दिसंबर को हुई 46 लाख की लूट का सीसीटीवी अब सामने आया है। इस घटना का रोचक पहलू ये भी है कि पीड़ित ने वारदात के 11 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि वो 46 लाख रुपए नगद से भरा सूटकेस अपनी कार में रखकर ज्ञान विहार स्थित अपने दोस्त के घर जा रहा था। जैसे ही उसने दोस्त के घर के पास कार रोकी, पीछे से एक बोलेरो कैंपर गाड़ी आई। इसमें सवार 3 बदमाश उतरे, जिनके हाथों में डंडे थे। हमलावरों ने तुरंत कार के शीशे तोड़ दिए और डिक्की में रखा सूटकेस छीन लिया। सूटकेस में रखे 46 लाख रुपए लूटकर बदमाश पुष्कर रोड की ओर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब पुलिस जांच का महत्वपूर्ण सबूत बन गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित ने कार रोकी है, तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया, पैसे लूट लिए। हालांकि पीड़ित ने बदमाशों का अपनी कार से पीछा भी किया। घटना अजमेर के ज्ञान विहार इलाके में हुई थी। लूट की इस वारदात का सबसे रोचक और संदिग्ध बात यह है कि पीड़ित ने लूट के पूरे 11 दिन बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश और धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं।
और एमपी के रीवा में एक युवक के साथ मारपीट करने के बाद उसकी चोटी काट ली गई। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। मामला रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां इस युवक पर डीजल चोरी का आरोप लगाते हुए पहले कुछ लोगों ने मारपीट की, फिर उसकी चोटी काट ली गई। पीड़ित युवक मझीगंवा गांव में पाइपलाइन डालने का काम कर रहा था। वो मशीन चलाने के लिए गाड़ी से डीजल निकाल रहा था। इसी बात को लेकर अभियुक्त ने इस युवक पर चोरी करने का आरोप लगा दिया और फिर कई लोग इसके साथ मारपीट करने लगे। अपनी गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे, चोरी लगा रहे थे। मैंने अपने सेठ से बात कराया, गाड़ी क्लोज कर रहे, वहाँ के 4 आदमी आए, सपोर्ट किए तो मारा पीटा और हमारी चुंदई उखाड़ लिया। कौन है बुल्ली? कौन है बुल्ली? वहीं का पांडे हैं। क्या करता है वो? हो गया गांजा दारू का व्यापार करते हैं, गांजा ड्रिंक ज्यादा किए रहे हैं। युवक का आरोप है कि उसकी शिकायत पर पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रोहित यादव करके व्यक्ति हैं जो थाने पे आए हैं और इन्होंने इनका ये कहना है, ग्रीवांस है इनका, दीपक पांडे ने इनके साथ मारपीट की है और कुछ डीजल ये निकाल रहे थे, उसी को लेके इन दोनों व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद हुआ है। और हैदराबाद के नागराम इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। दुकानदार ने बहादुरी से दोनों लुटेरों का सामना किया। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर तेलंगाना के हैदराबाद की है, जहां दो नकाबपोश लुटेरों ने कुल्हाड़ी और नकली पिस्टल की नोक पर एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की नाकाम कोशिश की। घटना हैदराबाद के रामपल्ली एक्स रोड इलाके की है। वीडियो में 2 बदमाश दिख रहे हैं। एक बदमाश के हाथ में नकली पिस्टल और दूसरे के हाथ में छोटी कुल्हाड़ी है। बदमाशों ने दुकानदार को हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार लुटेरों से नहीं डरा, बल्कि उनसे भिड़ गया। काफी देर तक लड़ाई करता रहा। दुकानदार ने बदमाशों पर मुक्कों से हमला किया, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। दोनों लुटेरे मिलकर उसे डराने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो लड़ता रहा। बाद में लुटेरों को उसे छोड़कर भागना पड़ा। हैदराबाद के किसारा थाने की पुलिस ने मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए ज्यादातर संदिग्ध आदतन अपराधी हैं। पुलिस ने इनके पास से एक कार, एक बाइक और एक नकली पिस्टल जब्त की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दुकानदार की तारीफ कर रहे हैं। यूपी के रामपुर में भी आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। यहां अतिक्रमण कर बनाए गए 3 घरों को तोड़ डाला गया है। पक्के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं, जहां गांधी समाधि रोड के किनारे गंगापुर में घर आवास विकास की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। कुल 3 घरों की मापी के दौरान अतिक्रमण पाया गया। इसके बाद सिविल लाइन्स इलाके में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस दौरान जिन लोगों के घर टूटे, उन्होंने पुलिस को रोकने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि मामला कोर्ट भी पहुंचा था। सुनवाई के बाद कोर्ट की ओर से इसको लेकर कुछ निर्देश भी जारी किए गए थे। जो मुआवजा और फ्लाइट देने की बात की थी, ना ही उन्होंने मुआवजा दिया और ना कोई फ्लाइट दिया है। अब भी हम इनसे कह रहे हैं कि आप पहले हमें फ्लाइट दे दीजिएगा, बट लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं। जो बात आप कह रहे हो उसका कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत है। क्या बात हाई कोर्ट ने भी कहा है कि बैठ करके पहले समझौता कर दीजिएगा। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई कानून के तहत की जा रही है। आवास विकास परिषद के मुताबिक 4 माह से नोटिस दिया जा रहा था। बहरहाल बुलडोजर की इस कार्रवाई से ठंड के बाद करीब 25 लोग बेघर हो गए। संभल में आज अतिक्रमण की जद में आए 3 घरों को तोड़ने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू की। एक परिवार ने दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कुछ दिनों का और समय मांगा, जिसके बाद तहसीलदार ने 4 दिनों की मोहलत दे दी। यूपी के संभल में आज फिर बुलडोजर गरजा। जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच राजा बुजुर्ग में 880 वर्ग मीटर सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर के जरिए जब घर गिराए जा रहे थे तो असरार के बेटे जीशान ने तहसीलदार से कुछ समय मांगा, जिससे कि वो अपना घर खाली कर सके, क्योंकि उनका परिवार और उनके बच्चे इस घर में रह रहे थे। जिसके बाद तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने उन्हें 4 दिन का वक्त दिया है। जी मुझे समय मिल रहा है, मेरे पास कोई और मकान नहीं है। उन लोगों के पास अलग मकान था, उन लोगों को समय नहीं दिया गया, मुझे अकेले को समय दिया गया। लेकिन प्रशासन ने तो आपको जो है नोटिस भी दिया था। हाँ, नोटिस दिया था सर। मैं शिफ्ट नहीं हो पाया, जगह नहीं मिल पाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे सर ने समय दे दिया। हालांकि जीशान के घर के बाहरी हिस्से को बुलडोजर के जरिए प्रशासन ने गिरा दिया है, लेकिन कमरों को छोड़ दिया है। अब 4 दिन के अंदर जीशान इस घर को खाली करेगा, जिसके बाद इस घर को गिराया जाएगा।
और यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। राय बुजुर्ग में तालाब की 880 वर्ग मीटर जमीन पर घर बनाकर लोग 55 सालों से रह रहे थे। प्रशासन का कहना है कि खुद से घर तोड़ने की कार्रवाई महज दिखावा थी। में लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। आज जो अतिक्रमण राया बुजुर्ग में हटाया जा रहा है, किस जमीन पर बना हुआ था ये तालाब की लैंड है 880 वर्ग मीटर। उस पर तहसीलदार कोर्ट, हमारे पूर्व तहसीलदार साहब के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। उसके बाद अपीलेट कोर्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया और इनको जब कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिली तो आज ये कब्जा, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके द्वारा खुद भी हटाया जा रहा है। तो आप लोगों ने इनको घर खाली करने का भी नोटिस दिया था? ये लगातार 1 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई ये पहली बार थोड़े हो रहा है। खुद भी अपना घर तोड़ना शुरू कर रहे हैं, हालांकि घर काफ़ी बड़ा है, तोड़ना उनके द्वारा पूरा मुमकिन नहीं है। नहीं, बहुत समय दिया गया है। यदि इनको तोड़ना ही था तो अब तक तोड़ के अपना बड़े आराम से उसको हटा सकते थे, लेकिन वो एक दिखावे की कार्रवाई है। बाकी जो नहीं इन्होंने तोड़ा है वो आज प्रशासन के द्वारा उसको तोड़ा जाएगा। सरकारी तालाब की ज़मीन पर था? बिल्कुल सरकारी तालाब की ज़मीन है और यहाँ पर जो तहसीलदार भी मौजूद हैं और उनके द्वारा पूरी जो इनको नोटिस वगैरह की कार्रवाई है वो पहले पूर्ण करा दी गई थी। और महाराष्ट्र में इंटरनेशनल साइबर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरोह ने 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है, यह पता चला है। 500 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की गई। 3 स्टार होटल में इन लोगों ने बना रखा था कंट्रोल रूम। एक कुछ साइबर फ्रॉड्स की कुछ तैयारी कर रहे हैं। उसके आधार पर जब टीम्स वहाँ पहुँची तो बड़ी काफ़ी सारे लैपटॉप, फ़ोन्स, फेक बैंक अकाउंट्स, ये सब चीज़ें बरामद हुई। इनिशियली 5 लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके आधार पर ये मालूम पड़ा कि ये एक मोटा फ्रॉड, एक बड़ा फ्रॉड जो है पूरे देश में और विदेश से भी ये चालू किया जा रहा है। और अभी जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से 450 और विक्टिम्स हैं इसमें, और ये टोटल जो रैकेट और फ्रॉड है ये शायद 200 करोड़ तक जाएगा। अभी तक इसमें 7 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट देश में 500 विक्टिम्स को इन लोगों ने ठगा हुआ था और अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। बाकी की जो स्टेट्स की पुलिस है उन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। इन लोगों का सरगना मुखिया शायद दुबई से ऑपरेट कर रहा है। हमने उसका नाम वगैरह निष्पन्न कर लिया है आरोपी को। और गिरफ्तार इंटरनेशनल साइबर गिरोह से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। दुबई में बैठा शख्स गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। भारतीय मूल का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। गिरोह पर देश विदेश में 51 आपराधिक केस दर्ज है। मैट्रिमोनियल साइट और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये ठगी किया करते थे, जिसके बारे में जानकारी मिली है। और डिटेल्स के लिए हमारे साथ जयप्रकाश, हमारे सहयोगी, जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, 2 बातें सामने आ रही है। जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते थे उनको ये टारगेट करते थे, और दूसरा मैट्रिमोनियल साइट्स पर जो लोग जाते थे उनको भी झांसा देते थे। किस तरह की ठगी के मामले सामने आए हैं यहाँ पर? देखिए, मीरा भाईंदर जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने इस मामले को क्रैक किया है। इंटरनेशनल ठगी का ये पूरा रैकेट ऑपरेट कर रहा था। मुंबई से सटे एक 3 स्टार होटल में इन्होंने अपना कंट्रोल रूम बनाया था और 500 से ज्यादा जो विक्टिम्स हैं उनको अब तक अपना शिकार बनाया है। 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला है। ये मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल करते थे। जिन लोगों की प्रोफाइल आती थी उनको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते थे और लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कराने के बाद वो पूरे पैसे गायब कर देते थे। ऐसे इन्होंने न सिर्फ मुंबई और मीरा रोड में किया बल्कि वसई विरार, महाराष्ट्र, राजस्थान और पूरे देश में किया है। बड़ी बात यह है कि इसका बैंकॉक, कंबोडिया और दुबई कनेक्शन भी आया है। दुबई में इनका एक गिरोह का सरगना जो है वो बैठा हुआ है। थाईलैंड में एक गिरोह का सरगना बैठा हुआ है और वहां से ये अपने एजेंट्स अपॉइंट करके उनको महीने की पगार, बड़ी पगार पर जो है उनको साथ में रखते थे, गाड़ी का लालच देते थे और साथ में जो विक्टिम्स आते थे उनको जो है वो फंसाकर पूरा पैसा दुबई और इंटरनेशनल चैनल पर पहुंचाते थे। तो दुबई और कंबोडिया का नाम आप ले रहे हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, जैसा आप भी बता रहे हैं कि दुबई में इसका मास्टरमाइंड है जो कि भारतीय मूल का है। शुक्रिया जयप्रकाश इस जानकारी के लिए आपका। बिहार के रोहतास में साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। साइबर फ्रॉड के शिकार शख्स ने आत्महत्या कर ली।
बिहार के रोहतास में साइबर ठगी करने वालों ने मृतक अरुण सिंह को 25 लाख लोन का झांसा दिया। अरुण सिंह साइबर ठगों के झांसे में आ गए। उनके कहने पर मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लिया और उसके बाद उनके अकाउंट से 42 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। परेशान होकर अरुण सिंह पहले दरिगांव थाना जाकर इसकी शिकायत उन्होंने करनी चाहिए, लेकिन दरिगांव थाने के पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह साइबर फ्रॉड का मामला है। उनका केस दर्ज नहीं किया गया। अरुण सिंह ने रोहतास के एसपी से मिलकर आवेदन भी दिया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो हताश हो गए और खुदकुशी कर ली। साइबर क्राइम बोला कि यहाँ से जाओ नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे। फिर वहाँ से आकर डिप्रेशन में बिहान भैला आकर के सुबह में 6 बजे वह जहर खा लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। साइबर फ्रॉड की जो बात की जा रही है, इस संदर्भ में उनका जो भी अकाउंट जिस बैंक में है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। और दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में 17 साल के एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्या के आरोप में 6 नाबालिग छात्रों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे बेटे तड़प तड़प के रह रहा है। एक रहेगा उसका, तो एक गया, वो तो आएगा नहीं ना, वो नहीं आएगा। उसको इंसाफ चाहिए मेरे बेटे को। 6 नाबालिग लड़कों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, जिनके साथ मोहित का झगड़ा और मोहित की उन्होंने पीट कर हत्या की थी। इन सभी 6 नाबालिगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। और जो हत्या की वजह बताई जा रही है वो ये कि दरअसल मोहित की तरफ से कोई कमेंट किया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर, और उसी को लेकर जो हमलावर थे वो काफ़ी नाराज़ थे। और इसी के बाद मोहित की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया गया। मोहित को उसके घर से बुलाया गया। बुलाने के बाद उसे नज़दीक के एक सुनसान इलाके में ले जाया गया, जहां सभी 6 नाबालिग आरोपियों ने मोहित की जमकर पिटाई की। और उसके बाद जो मोहित को इंजरीज आई, उससे मोहित ने दम तोड़ दिया। और इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी के कारण हुई मौत और बीमार लोगों के मामले में 4 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इंदौर खंडपीठ में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट में अपने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दूषित पानी से सिर्फ 4 लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी, जबकि मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी से मौत के मामले को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया। पूरे घटनाक्रम को कोर्ट ने काफी गंभीर बताया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। इस सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच कल इंदौर में दूषित पानी से उल्टी दस्त के 38 नए मरीज सामने आए। अभी 110 पीड़ित अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी के मामलों के बाद अब उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी इसी तरह की रिपोर्ट आ रही है। यहां कई घरों में दूषित पानी की सप्लाई की शिकायतें मिल रही हैं। गंदा पानी आ रहा है, दुनिया की बीमारियां बढ़ रही हैं। या तो लाइन नहीं डाले, लोग बीमार हो रहे हैं। ये शिकायत दूषित पानी से पीड़ित लोगों की है। तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां राजपुरा और गांधीनगर में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि उनके घरों में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। महिलाओं ने अपने घरों के पानी भी दिखाए। बाल्टी और बोतलों में भरे ये पानी बता रहे हैं कि इनका इस्तेमाल बीमारी को आमंत्रित करना है। बच्चे सारे घर में बीमार पड़े हैं, दवाई ला के हम परेशान हैं। बताओ हम क्या करें? बच्चे भी बीमार, बड़े भी बीमार, सब बीमार। गांधीनगर वार्ड नंबर 27 में सबसे ज्यादा गंदा पानी आ रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने मामले में तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पेयजल संस्थान के अधिशासी अभियंता और पेयजल निगम के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 दिनों से जल संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने भरोसा दिया है कि दूषित पानी की शहर में सप्लाई नहीं होगी। यूपी एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। पहले चरण के एसआईआर के बाद 2 करोड़ 89 करोड़ नाम कटे हैं। पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं। शिफ्ट हुए और लापता लोगों की संख्या 2 करोड़ 17 लाख बताई जा रही है। 6 मार्च को यूपी के वोटरों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।
15,44,30,92 मतदाता थे। वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है। और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद BLO को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70% है। चुनाव आयोग ने SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई जिलों के मतदाताओं की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। SIR ड्राफ्ट जारी होने के बाद इटावा के जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और BLO के साथ बैठक की। प्रशासन ने साफ किया कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और सत्यापन के आधार पर की गई है। SIR से पहले इटावा जिले में कुल 12,29,631 मतदाता थे, लेकिन नई मतदाता सूची जारी होने के बाद ये संख्या घटकर 9,96,613 रह गई। इस प्रक्रिया में कुल 2,33,040 मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए। तो आप लोगों को एक माह का समय। महोबा से मिली जानकारी के मुताबिक जनपद में हजारों लोगों के नाम काटे गए। दोनों विधानसभा में संपर्क न होने पर 85,352 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। SIR प्रक्रिया के दौरान 14,948 मृत मतदाताओं के नाम सामने आए। किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी 71.17% DF डिजिटाइज हुए थे हमारे, जो कि लगभग 20,19,815 की संख्या है। गाजियाबाद करें, जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रत्येक विधानसभा से SIR प्रक्रिया होने के बाद बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ग्रोक AI अश्लील कंटेंट मामले में भारत सरकार ने X प्रशासन को एक और नोटिस जारी किया है। सरकार ने जवाब के लिए 72 घंटे का समय और दे दिया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने अश्लील, आपत्तिजनक और गैर कानूनी कंटेंट मामले में X प्रशासन को 72 घंटे का वक्त और दिया है। इससे पहले X प्रशासन को 2 जनवरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन X प्रशासन ने ना तो नोटिस का जवाब दिया, ना ही ग्रोक AI ने अब तक अश्लील कंटेंट बनाना बंद किया है। मामले पर सरकार और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मामला केवल यूजर की गलती नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता को भी दिखाता है। कमर्शियल लाभ के लिए अश्लील कंटेंट को बढ़ावा देना और उसके बाद फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में सुरक्षा कवच हासिल करने की व्यवस्था करना, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो व्यापार है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं, कि कोई भी कारोबार है, उस कारोबार में भारत के कानून के नियमों का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई निर्बाध स्वतंत्रता है और कुछ भी किया जा सकता है। बिना सहमति किसी की तस्वीर को अश्लील रूप में बदलना डिजिटल यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। भारत, UK और यूरोप में इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी है। आज संघर्ष समिति ने जम्मू सचिवालय के बाहर हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध दर्ज कराया। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मेडिकल ऑफ एक्सीलेंस में मुस्लिमों को MBBS सीट आवंटित किए जाने के बाद जो विरोध शुरू हुआ है, वो विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं
कि संघर्ष समिति के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो इस समय सचिवालय के बाहर यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सचिवालय का घेराव जो है वहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से लोक भवन जो LG का सरकारी आवास है वहाँ पर भी संघर्ष समिति की तरफ से हल्ला बोला गया था और काफ़ी धक्का मुक्की वहाँ पर हुई थी। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगातार जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो यहाँ पर संचालन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप में ये मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। लगातार अगर आप देखेंगे तो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। MNC की एक टीम भी जो है वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची हुई है। वहाँ पर लगातार उनकी तरफ से अंदर आकलन किया जा रहा है। कई लोग इस यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मीरा भायंदर महानगर पालिका चुनाव को लेकर महायुति के भीतर ही घमासान जारी है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट आमने सामने हैं। मीरा भायंदर महानगर पालिका में मुकाबला विपक्ष नहीं महायुति के अंदर ही दिख रहा है। मीरा भायंदर में ये संघर्ष इतना तेज है कि दोनों दलों के नेता खुलकर एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बजरंगी भाईजान मेरा नाम उन्होंने ही रखा कि प्रताप सरनाइक भाईजान है, तो मैं बोला हाँ मैं बजरंगी भाईजान हूँ और मेरे पूछ को उन्होंने आग लगा दी है। तो ये भ्रष्टाचार की लंका दहन करने के लिए मैं उतर रहा हूँ मैदान में, तो क्या गलत है? ये लड़ाई प्रताप सरनाइक और नरेंद्र मेहता के बीच है। ये भाजपा और शिवसेना की लड़ाई है ही नहीं। हम तो इलेक्शन के बाद में वापस केंद्र में हम लोग साथ में हैं। अरे ये क्या लंका में आग जाएगा? जिनकी लंका छोड़ के वो खुद आए थे वो अपने गिरेबान में झाँक के देखे जरा एक बार कि वो कौन क्या था। मैं कहना नहीं चाहता, मैं फिर कह रहा हूँ भूल जाओ, किसी की लंका इधर होती नहीं है। हम सभी शहर हमारा है, गांव हमारा है और हम यहाँ के नागरिक हैं। हम यहाँ का विकास करना चाहते हैं। वो थाना से बाहर आए, आप और मैं यहाँ आए। देखना वो 5 साल के बाद इस मीरा भाईंदर में आपको दिखेंगे भी नहीं। अब विधानसभा अलग होने वाले, वो थाना जाएंगे क्योंकि उनकी हिम्मत मीरा भाईंदर में लड़ने की नहीं है। महाराष्ट्र में BMC चुनाव को लेकर सियासत तेज है। उद्धव ठाकरे को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले बीजेपी के बयान को शिवसेना शिंदे गुट ने भी सही ठहराया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि टिकट बंटवारे में भी ये साफ दिखता है। बीजेपी जो है सोशल मीडिया पर उद्धव ठाकरे को मुसलमानों का रहनुमा बता दिया है कि वो उनके मसीहा हैं। सबसे ज़्यादा टिकट जो है उन्होंने बांटे हैं। देखिए वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, पहले क्या राजनीति कर रहे थे, आज क्या राजनीति कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट दिया गया था। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि वो एक कम्युनिटी को वोटिंग मशीन के जैसे देखते हैं। हम देख रहे हैं कि अब तक आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उद्धव ठाकरे घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन चुनाव हुआ है तो शाखा शाखा जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। उनको ये डर सता रहा है कि शायद मुंबई की जो सत्ता है वो खिसक न जाए कहीं। देखिए आज वो अपने स्वार्थ के लिए ये कर रहे हैं। उनका स्वार्थ तो मुंबई कॉरपोरेशन में है। मराठी जो कम्युनिटी है उसके बारे में नहीं है। आज मराठी कम्युनिटी को बाहर, मुंबई के बाहर फेंका गया है। उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि वो उनको वापस लाए। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट भी हाउसिंग के, वो सब बंद पड़े हुए थे। और शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने भी तुष्टीकरण का आरोप लगाकर उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए। शायना एनसी ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान के विलासराव देशमुख पर दिए बयान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम मिटाने की बात कहना ठीक नहीं। उद्धव ठाकरे को मुसलमानों का रहनुमा बता दिया बीजेपी ने और वर्षा गायकवाड़ का बाकायदा ये बताया कि पैसे लेकर टिकट बांटे जा रहे हैं। लेकिन मीम होता है सैटायर, और जो लोगों की ये मानना है कि कोई व्यक्ति रहनुमा है, तो ये एक पब्लिक सेंटिमेंट है। ठोस पहुंचाना ये कभी नहीं होता है। लेकिन सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। कभी कभी आपको सुनना पड़ता है, कभी कभी आपको रिएक्ट करना पड़ता है और कभी कभी आपको चुप रहना पड़ता है। जो आप अंतर्राष्ट्रीय एक बड़ी खबर आ रही है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप को यूरोप की सीधी चुनौती। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए यूरोप प्रतिबद्ध है। आर्कटिक की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। ग्रीनलैंड पर हमला नेटो को खत्म कर देगा। इस पर बात करने के लिए सीधे मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है उसको लेकर अब यूरोप भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और क्लियर कट मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश इस स्टेटमेंट के जरिए। बिल्कुल, देखिए जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले में 20 दिन की मोहलत दी है, उसके बाद से ही यूरोप में एक अलग किस्म की खलबली मची हुई है और वेनेजुएला का आपने सही उदाहरण दिया। उसके बाद अब यूरोपीय देशों को लगता है कि ग्रीनलैंड को लेकर भी ट्रंप
इस तरह का कोई मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप के एडवाइजर कह रहे थे कि मिलिट्री ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं हो पड़ेगी और ग्रीनलैंड हमारा हो जाएगा। उसको देखते हुए यूरोप के सभी महत्वपूर्ण देशों ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया और सीधे सीधे ट्रंप को चुनौती देते हुए ये कहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंड के लोगों का है, डेनमार्क का है। और दूसरी बात, ट्रंप को याद दिलाई है कि ग्रीनलैंड भी नाटो का सदस्य है और ऐसी स्थिति में अमेरिका का ये एक्शन नाटो को तोड़कर रख देगा। तो जाहिर है कि यूरोपीय देशों को अब ये समझ में आ गया है कि आग अब उनके दरवाजे पर लगी है और जिसकी लपेट में अब वो लोग भी आ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हें लगता है कि ट्रंप के खिलाफ एकजुट होना होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या वो तब भी वो ट्रंप को रोक पाएंगे, क्या अमेरिका के खिलाफ नाटो का आर्टिकल 5 इन्वोक होगा और वहां पर नाटो के बाकी देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक तरह से कमान संभाल पाएंगे। बहुत सारे सवाल है, लेकिन इनके बीच इन सबको इस बात का डर है। मनीष, शुक्रिया जानकारी के लिए।